को इशारा कर दिया गया है कि भाई आप ऐसा कुछ मत करिए जिससे सरकार की नाराजगी मोल लेनी पड़े। और जो बात आपने एडिटर्स की कही, तो देखिए मोटे तौर पे तो एडिटर नाम की संस्था ही समाप्त हो गई। अब आप इतने बड़े बड़े अखबार हैं, आप 4 एडिटर्स के नाम हम नहीं जानते कि हाँ भाई ये बड़े एडिटर हैं जो मार्गदर्शन कर सकते हैं समाज का, जो अपने एडिटोरियल से किसी जमाने में एस सहाय हुआ करते थे, इंदर मल्होत्रा थे, मुलगांवकर थे, बीजी वर्गीस थे, श्यामलाल थे। तो आज तो हिंदी में तमाम एडिटर हुआ करते थे, प्रभाष जोशी थे, राजेंद्र माथुर थे। तो एडिटर और कई जगह तो मैंने ये आप ज्यादा जानते होंगे, देखा है कि सरकार अपनी पसंद के एडिटर्स रखवा रही कि भाई इनको रखना है आपको। सही है। इसीलिए आपने जो कहा ना कि जो सीनियर लोग हैं वो गायब होते जा रहे हैं, वो इसलिए भी गायब होते जा रहे हैं क्योंकि सीनियर लोग जो होते हैं उनमें थोड़ा सा आंखों की शर्म होती है। और तमाम सीनियर जो लोग हैं वो इसीलिए पत्रकारिता में आए हमारे और आपकी तरह, कि वो जो बातें हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि पत्रकारिता का मूल नियम है कि आप वॉइसलेस की वॉइस बनिए, और ये सब चीजें हमने सीखी। और महात्मा गांधी ने पत्रकारिता कैसे शुरू की और कैसे उसको उन्होंने एक बड़ा रूप जो है एक आंदोलन का दिया, ये सब चीजें हमने सीखी हैं। तो ये बात जो है अब वो माफिक पड़ती नहीं है एडिटर्स को, और इसलिए वो अपना शांत रहते हैं। और मैं तो ये सीआईआई की जो मीटिंग्स हैं, मैं सीआईआई जो है उसका मीडिया उनका जो प्रकोष्ठ है, मैं उसका सदस्य हूँ पिछले 15 साल से, आप समझ सकते हैं। और उनकी मीटिंग्स में हम जाते हैं तो पहले वहां पर पत्रकार कुछ हुआ करते थे मीटिंग्स में। अब उन मीटिंग्स में सिर्फ जो या तो ओनर्स हैं और या जो उनके सीईओज वगैरह जो हैं वो ये आते हैं। तो पत्रकारिता जो पत्रकार की एक ठसक होती है और पत्रकार का एक जो कर्तव्य है कि बिना आप लाग लपेट के दोनों तरह की बातें जो हैं, इस तरह ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, आप उसको बताएं। और एक क्रिटिकल फैकल्टी जो है, जो एक मानसिक स्तर पर आपकी चीजों को देखने की जो क्षमता है उसको करे, वो अब नहीं लागू होती। वो इसीलिए आपको एडिटर्स के नाम नहीं मालूम। एडिटर्स के नाम आपको तभी मालूम पड़ते हैं जब उनको बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं और जा करके वो अवार्ड देते हैं, तब आपको मालूम पड़ता है कि ये फलाने एडिटर हैं, ये ढिकाने एडिटर हैं किसी उसमें। और ये एक बड़ी समस्या जो है वो हमारे सामने है, और इसके पीछे जो है वो लगातार मैं इस बात को उठाता रहा हूँ, सीआईआई की मीटिंग्स में उठाता रहा हूँ, पब्लिक फोरम्स पे उठाता रहा हूँ कि न्यूज़ जो है उसका जो बिजनेस मॉडल है वो खराब हो गया है। अब ये है कि क्योंकि बिजनेस मॉडल खराब हो गया है और आप न्यूज़ जो है वो आप कोई न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन आप चला नहीं सकते बिना बाहर के इन्वेस्टमेंट के, या तो कोई निवेश करे आपके न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में, और दूसरे या आप किसी से कर्ज लें, और या आप किसी को अपना मैं अगर लेकिन नाम लेके कहूँ, लेकिन देखिए ऐसे भी न्यूज पेपर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। देखिए पहले तो एक तो मुझे लगता है मालिकों को एक शौक होता था कि भाई जैसे मंदिर धर्मशाला की तरह कि भाई अखबार वो अपना किसी और इंडस्ट्री से प्रॉफिट कमा रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, हिंदुस्तान पत्रिका हो, टाइम्स ऑफ इंडिया भी देखिए अंग्रेजी से मुनाफा कमाते थे, लेकिन हिंदी की तमाम पत्रिकाएं धर्मयुग दिनमान सब चलती रहती थी, इंडियन एक्सप्रेस हो सब है। अब एक तो मालिकों की भी दिलचस्पी नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं ना, उनके पास तो पूरा खजाना है, तो वो तो ये बहाना नहीं ले सकते कि साहब इकोनॉमी ठीक नहीं है या बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है। उसमें ये भी समस्या है कि पैसे अगर आप बात कर रहे हैं तो इस समय मैं आपको बताऊं सही सही कि हिंदुस्तान में जितने भी अखबार चल रहे हैं उन अखबारों में अगर आप कुल उठा के देखें तो ये बिजनेस स्टैंडर्ड की स्टडी है, अभी अभी इसी हफ्ते जारी हुई है। मैं आपको कुछ जल्दी से इसके पढ़ के बता देता हूं कि बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार 22 कंपनियां ऐसी हैं हिंदुस्तान की, 1000 सबसे बड़ी कंपनियों में सिर्फ 22 कंपनी जो है वो मीडिया की है। और इन कुल 22 कंपनियों का जो कुल प्रॉफिट है पिछले साल का वो 596 करोड़ रुपए है जी, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो इस 22 में से
9 जो हैं वो घाटे में चल रही हैं, और इसमें बड़े बड़े नाम हैं। नेटवर्क 18 जो है मीडिया है, उसे आप उठाकर देख लीजिए, वो घाटे में है। पीवीआर आइनॉक्स घाटे में है। डिश टीवी जो है वो घाटे में है। एचटी मीडिया, हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया जो है वो घाटे में है। और इसके अलावा ये तो टेक्नोलॉजी की कंपनी है, डेन मार्केटिंग वगैरह। लेकिन टीवी टुडे नेटवर्क को छोड़ करके कोई बड़ी कंपनी लिस्टेड जो है, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स है जो, वो घाटे में है। जी मीडिया कॉर्पोरेशन जो है वो घाटे में है। तो आप ये समझ लीजिए। और आपने जो बात की, जो कंपनियां लिस्टेड नहीं हैं, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, वो घाटे में नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि अब उनको उतना फायदा नहीं हो रहा जितना पहले हुआ करता था। मैं आपको बताऊं एक बड़ी दिलचस्प बात कि टाइम्स ऑफ इंडिया को 2012 के आसपास जो उनका मुनाफा हुआ करता था कि वो 1400 करोड़ के आसपास हुआ करता था, और वो घट के 1200 करोड़ हो गया। फिर वो थोड़ा सा और घट गया। तो आकर के उनके जो मैनेजमेंट है, उनके लोगों ने मुझसे काफी जवाब तलब किया, चिट्ठी लिखी, ये किया वो किया। तो मैंने उनसे बोला कि क्या हुआ? तो बोलते हैं कि नहीं साहब ये हो गया। तो मैंने कहा आप लोग तो अभी भी फायदे में हैं। बोलते हैं नहीं, लेकिन हमारा फायदा घट गया है। तो अब इस तरह की जब मानसिकता होगी आपकी, तो जाहिर है कि जब आपका फायदा घटने पर आपका दिल टूट रहा है और आप सरकार को उसके लिए जवाबदेह बनाना चाहते हैं, सरकार से जवाब चाहते हैं, तो जो घाटे में जो कंपनी है, तो इनका तो अब खुदा ही मालिक है। और इनके जो मीडिया के, इनके जो आप समझ सकते हैं, जो जिसे हम कहते हैं कि पैराडाइम है, वो बिल्कुल बदल गया है। और बड़ी बात इसमें यह है कि अब जो सरकारें हैं, वो एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट का जरिया जो है वो बन गई हैं। और ये केंद्र स्तर पर भी है और ये राज्यों के स्तर पर भी है, कि सरकारें जो हैं वो अब मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा एक उनके रेवेन्यू का बन गई हैं। और इसलिए ये कि सरकारें ऊपर निर्भर है जो विज्ञापन है, और पॉलिटिकल पार्टीज भी चुनाव दे रही हैं। जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल है। वैसे एक फैक्टर और भी हो सकता है। आपने कुछ कंपनियों को कहा कि वो घाटा हो सकता है, तो हम जानते हैं कि कुछ कंपनियों का जो खेल होता है उसमें गैर जरूरी खर्चे या जो दूसरे खर्चे हैं मालिकों के, मैनेजर्स के, रहने के, जाने के, उड़ने के, वो सब फालतू खर्चे जोड़ देते हैं। तो कई बार घाटा उस वजह से होता है, जरूरी नहीं है कि वो रियल घाटा हो बिजनेस का। खैर वो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग, आप भी ऑब्जर्वर में थे, मैं अमृत प्रभात अखबार में था या संडे मेल में था, फिर बीबीसी में जाने से पहले हम लोग। लेकिन पहले ये था मालिकों का उस तरह का हस्तक्षेप या दबाव, सरकार का भी दबाव नहीं होता था। तो ये लैंडस्केप चेंज कैसे हुआ, और ये एकदम जो कारपोरेटाइजेशन कैसे मीडिया में आया, और इसका क्या असर हुआ, कैसे? जी, आपने जैसे पहले कहा ना कि पहले जो अखबार चलाते थे, अब देखिए साहू जैन जो ये हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक पुराने, उन्होंने अखबार ऐसे चलाया जैसे आपने कहा कि सीएसआर का काम करते। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उन्होंने अखबार चलाया कि भाई अखबार चलाएंगे, उसमें तमाम लोगों को वो भी मिलेगा, और हम जो है एक संवाद जो है लोगों के बीच और सरकारों के बीच हम एक उसका काम करेंगे। तो ये बेस्ट एडिटर रखेंगे। उसके लिए उसमें एक तारतम्य, उसमें एक बैलेंस बनाने के लिए वो एक अच्छे एडिटर्स रखते थे। ऐसे एडिटर्स रखते थे कि जो उनकी भी नहीं सुनते थे। कई बार ये बात सामने आती थी, गिरिलाल जैन जो हैं वो सुनते नहीं थे। और प्रतिष्ठा इतनी होती थी समाज में, तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी तो डरते थे भाई। धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय हुए, गिरिलाल जैन हुए। तो ये जो चीज शुरू हुई, ये यहाँ से शुरू हुई कि एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर थे, उन्होंने ये कह दिया कि आई एम डूइंग द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब इन द कंट्री। पहला जॉब जो है वो प्रधानमंत्री का, और दूसरा जॉब जो है वो आपका हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर का। उसके बाद एडिटर को वहां पर लगा, जो ओनर्स थे, और ओनर्स को नहीं लगा, मालिकों के बेटों को लगा कि यार ये बात जो है ये गले नहीं उतर रही है, कि हम मालिक हैं और ये आदमी जो है कह रहा है कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब जो है वो मैं कर रहा हूं।
वहां से ये ढलान जो है शुरू हुआ। और देखिए ऐसा होता है कि जो लीडर होता है मार्केट में, जैसे कि टाटा है, स्टील में लीडर है, जैसे कि मारुति है, कार में लीडर है। तो जो काम कॉर्पोरेट में लीडर करता है, वही काम दूसरे थोड़े दिनों में करने लगते हैं। तो ये जो ढलान शुरू हुआ ये यहाँ से हुआ, और तब उसके बाद में अगर आपको ध्यान होगा 80 के दशक में, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको गिरिलाल जैन के बाद में कोई भी ऐसा बड़ा एडिटर नहीं हुआ जो कि मालिक को ये बोल दे कि भाई ये मैं लिखूंगा और ये छप रहा है और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई वहां पर नहीं हुआ। उनके एक बेटों में से, 2 बेटों में से एक जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने तो ये भी कहा था कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट नॉट न्यूज। हाँ, तो वहीं से हाँ, बिल्कुल। तो वहीं चेंज जो जगह बीच में बच रही है उसमें आप खबर लिख लीजिए जितनी आपको लिखनी हो। तो पहले यही और ये यहाँ से शुरू हुआ कि जो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है वो एडिटोरियल को पन्ने देने लगा कि जहां पर जो एड बिक गया है उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी खबर कैसी भी आ जाए, लेकिन उस पर आपका अधिकार नहीं है। अगर फ्रंट पेज आपका बिक गया है तो उसका कोई अधिकार नहीं है। अब आप देखिए कि आप अखबार उठा के, मैं 6-7 अखबार सुबह पढ़ता हूँ रोज, तो उसमें आप देख लीजिए कि फ्रंट पेज पर एक हफ्ते में कोई 1 बार या 2 बार ऐसा होता होगा कि आपको फ्रंट पेज मिले, वरना एक फ्रंट पेज न्यूज वो एडवर्टाइजमेंट उसमें जाता है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। 2-3 तक हो जाते हैं। तो इसका मतलब फ्रंट पेज का मतलब क्या होता है? पहले हमें समझाया गया था पत्रकारिता के जो नियम है उसमें कि फ्रंट पेज है वो अखबार की अस्मिता है और अखबार का मास्ट हेड है, उसे आप नीचे नहीं कर सकते। अब तो वो मास्ट हेड में, हाँ, मास्ट हेड में ऊपर नीचे कर लेते हैं, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया है, कभी वो शाइन्स ऑफ इंडिया हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो आपने जो एडवर्टाइजिंग और जो मार्केटिंग अखबार की है उसको तरजीह दी और आपने जो एडिटोरियल है उसका जो दर्जा था वो नीचे किया और उसके असर हमको अब दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व हमारा चुनाव है और ये माना जाता है कि भाई मीडिया उसमें बैलेंस्ड कवरेज दिखाए, खास करके न्यूज में। तो वो नहीं हो रहा है, बल्कि इसको भी मीडिया ने एक कमाने का जरिया बना लिया है। पैकेज लेते हैं वो और बोलते हैं, एक बार एक नेता शिकायत कर रहे थे कि साहब हमारी रैली का सूचना भी नहीं छपती अगर हम पैसा ना। हाँ, तो वो तो बिल्कुल ये तो पहले ही शुरू हो गया था, कोई 10-15 साल पहले शुरू हो गया था कि वो पैकेज। अब आपको बताऊं मैं एक बात, हम दोनों ने बीबीसी में काम किया हुआ है। एक बार मैं लेस्टर जो वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको कवरेज कर रहा था लेस्टर में, और हिंदुस्तानी वो खड़े हुए थे वहां पर और उसे कवरेज करने वहां गया था। तो आपको ये मालूम, ये जानकर हम आपके जो श्रोता हैं उनको जानकर बड़ा शौक लगेगा कि बीबीसी की बाकायदा पॉलिसी थी कि अगर आपके पास में दोनों कैंडिडेट्स के बाइट्स नहीं हैं तो आप उसको नहीं चलाएंगे। बिल्कुल। और एक छोटी सी स्टोरी के लिए, क्योंकि वो कैंडिडेट उस दिन बाहर के लंदन आया हुआ था और मैं लेस्टर में था, उनसे बात नहीं हो पाई मेरी, आई हैड टू गो बैक अगेन। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात हो रही है, ये उस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। जब दूरदर्शन में प्रोटोकॉल बनी थी तो ये बनी थी कि पार्टियों को उनकी हैसियत के हिसाब से वक्त दिया जाएगा। टाइम स्लॉट होता था, आकाशवाणी टाइम स्लॉट हुआ था, आकाशवाणी दूरदर्शन दोनों पर टाइम स्लॉट इसीलिए होता था कि आपकी एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बनी रहे। और अब हालात इस समय ये है हमारे मुल्क में कि एडवर्टाइजिंग, आपने तो देख लिया इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना पैसा किसको गया। अब ये पैसा अगर आप गूगल पर खर्च कर रहे हैं तो उसमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। आप खर्च करते हैं, आप जी ठीक है, आप गूगल, हाँ, गूगल सर्च पे आप खर्च कर रहे हैं, आप ट्विटर पे खर्च कर रहे हैं, आप फेसबुक मेटा पर खर्च कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं और उसका कोई हिसाब नहीं है। और इसीलिए जैसा कि हिंदुस्तान की मीडिया कंपनीज के खिलाफ केसेस हैं, ये सारी जो बड़ी कंपनी हैं इन सब के खिलाफ केसेस हैं हिंदुस्तान में, और छोटे मोटे केसेस नहीं हैं। आधे बिलियन, 4-4 हजार करोड़ रुपए की उनके खिलाफ जो है वो केसेस हैं और वो चल रहे हैं। और उसकी वजह से ही ये जो आप सोचते होंगे कि सोशल मीडिया पर सिर्फ एक तरफ से छाया हुआ है, वो इसलिए छाया हुआ है
क्योंकि वो जो कंपनियां जो भारत में पैठ बनाना चाहती हैं, जो भारत में यहाँ पर आके अल्टीमेटली वो बिजनेस करना चाहती हैं। कोई भी हिंदुस्तान में आ रहा है तो वो यहाँ पर लोगों में बेहतर जानकारी पैदा करने के लिए नहीं आ रहा है। गूगल आया, चाहे बिल हाँ गेट्स हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे एलन मस्क हो, भाई, गूगल आप आया, गूगल एक सर्च कंपनी थी, वो जब यहाँ पर आई यूट्यूब दिखाया करती थी, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली गूगल पे जो है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन बैंक है आज। और उससे बड़ा ऑनलाइन बैंक हिंदुस्तान का वो भी बाहर का है, वो भी वॉलमार्ट का है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो ऑनलाइन बैंक है वो पेटीएम है, और जिसके पास में सिर्फ 9% मार्केट है। तो ये तो इन कंपनीज का, सारी जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, इनका ये हाल है। मैंने आपको बताया 5,800 करोड़ हिंदुस्तान की सारी जो कंपनियां हैं मिला करके इनका प्रॉफिट था। अब आप देख लीजिए, गूगल इंडिया का प्रॉफिट था वो 24,000 करोड़ था 2022 का, जो माफ कीजिए रेवेन्यू जो था, और प्रॉफिट जो उनका था वो 8,000 करोड़ से ऊपर का था। यानी कि हिंदुस्तान की जितनी भी मीडिया कंपनी है, उनका जो टोटल प्रॉफिट है वो सिर्फ गूगल जो है वो आप यूट्यूब पर या सर्च पर बेच कर वो बनाता है। दूसरी बड़ी कंपनी आपकी आई फेसबुक, मेटा का जो रेवेन्यू है वो 16,000 करोड़ के आसपास है, और वो भी अब जो है $500 मिलियन जो यहाँ पर बनाने लगे हैं। और उसके बाद में जो नंबर आता है अमेजोन, अमेजोन जो है वो तो क्योंकि ऑनलाइन वो कंपनी है, इसलिए उससे ज्यादा हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन ये दो बड़ी कंपनियां जो हैं, ये इनका ये है। टेस्ला, ट्विटर जो है वो उसके मालिक वही हैं जो टेस्ला के मालिक हैं। वो इस समय ये कह रहे हैं कि हम आकर के हिंदुस्तान में टेस्ला बनाएंगे, और उसके लिए उनको तमाम रियायतें चाहिए। ये 4 साल से 5 साल से मैं नूरा कुश्ती देख रहा हूं ट्विटर के बीच में और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में, कि उनको टेस्ला के लिए रियायत चाहिए और हमको ट्विटर के ऊपर अच्छा कवरेज चाहिए। ये चल रहा है। अब समझ लीजिए, अब ये हो गया। अंत में मैं आपको बताऊंगा इस चुनाव के बारे में क्या होने जा रहा है हिंदुस्तान में। 1 मिनट चुनाव का रोक लेते हैं जरा, 1 मिनट, कि ये भी बड़े कारपोरेट, हम समझते हैं कि जो हमारे हिंदुस्तानी अखबार मीडिया हाउसेज हैं वो तो बहुत छोटा रोल है उनके पास। आज घर घर में ये गूगल, ट्विटर, फेसबुक ये है, और ये सब बड़े कारपोरेट हैं, बिग मल्टीनेशनल कारपोरेट हैं। तो इनको कैसे सरकार, इनको कैसे कंट्रोल कर रही कि इनमें बिल्कुल उनका मैंने आपको बोला साम दाम दंड भेद। सैम पित्रोदा आए थे वो हमारे चैनल पे इंटरव्यू के लिए, तो वो अमेरिका से, तो वो ये कह रहे थे कि अब सारा जो प्रोपेगेंडा है और सारा झूठ है वो सोशल मीडिया के थ्रू परोसा जा रहा है, और उसमें जो सरकारी मशीनरी है, सरकारी पार्टी, वो बहुत जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है वो। तो कैसे करते हैं? अब मैं आपको बताऊं, इस समय हालात ये है हिंदुस्तान में, अभी जो लेटेस्ट डिटेल आई है, रॉयटर्स की स्टडी है, जिसमें ये कहा गया है कि हिंदुस्तान में जो न्यूज जो इस समय है वो 84% लोग ऑनलाइन ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। उस ऑनलाइन में से 69% जो है वो सोशल मीडिया पर ग्रहण कर रहे हैं। और उस सोशल मीडिया पर वो उनका कहना है कि उन ज्यादातर लोग जो है विश्वास करते हैं, और वो कहते हैं कि ये न्यूज का ये सही माध्यम है। अब आप समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पर जब इस तरह के हाल हैं और उनके मालिकान, उनकी कंपनी के खिलाफ जो हैं वो केसेस हैं, तो ये तो हो गया दंड कि अगर आपने ये हमारे काम नहीं किए, अगर आपने हमारा जो सर्च इंजन है उसको हमारे माफिक नहीं बिठाया, तो ये दंड आपके ऊपर लग जाएगा और मार्केट आपका बंद हो जाएगा, जो चीन ने किया है। चीन ने इन सबका मार्केट बंद कर दिया है। दूसरा है दाम। हाँ बताइए। दाम ये है कि आप हमको जो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोपियन यूनियन में हो रहा है, और अमेरिका यूरोपियन यूनियन में हो रहा है कि वहां दबाव डाला जा रहा है फेसबुक के ऊपर कि आप जो है ऐसे लॉज बनाए जा रहे हैं कि आप रामदत्त त्रिपाठी जैसे लोगों से को ज्यादा पैसे दें, क्योंकि वो आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और वहां से ये भाग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में मेटा ने न्यूज दिखाना बंद कर दिया। हाँ, और चुनाव से इसलिए जुड़ता है कि
पिछले साल तक 13 करोड़ बेस था भारतीय जनता पार्टी का, कि 13 करोड़ लोगों तक वो पहुंच सकते हैं 1 मिनट के अंदर। उनके पास में इतने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, डायरेक्ट वो पहुंच सकते हैं, उनके पास में फोन नंबर्स हैं, उनके पास में डायरेक्ट मैसेज है, फिर वो मल्टीप्लाई करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, और फिर वो मल्टीप्लाई। लेकिन इस चुनाव में समस्या ये हुई है, उसके बाद में नंबर आता है आपका, आपके पास में 7 करोड़ के आसपास डेटाबेस है, और उसके बाद नंबर आता है कांग्रेस पार्टी का, जिसके पास में 5 करोड़ के आसपास डेटाबेस है, और उसके बाद में नंबर आता है छोटी जो पार्टियां हैं, ममता बनर्जी की पार्टी है, या डीएमके है, या आपके आरजेडी है, ये काफी अब अच्छा ये काम कर रही है सोशल मीडिया पर, तो वो कोई 1 करोड़ के आसपास, 50 लाख 1 करोड़ के आसपास इनका है। अब हुआ क्या है कि इंडिया गुड से सबसे बड़ी समस्या ये हो रही थी कि अगर इंडिया गुड 7 आ जाए तो वो 13 करोड़ से ऊपर चला जाता मामला। उनका जो कुल जो बेस था, अगर इंडिया गठबंधन साथ आ जाए तो उनका बीजेपी से ज्यादा हो जाएगा सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया जो रीच है आपकी वो ज्यादा हो जाएगी, और उसी की वजह से ये सारा ये हंगामा चल रहा है कि इसको जेल में डाल दो, उनका जो है वो अकाउंट्स जो है वो फ्रीज कर दो, ये सब इसलिए चल रहा है। और इसीलिए कोई लोग ये पूछते हैं कि भाई जब आप जीत रहे हैं, आपने कह दिया है कि आप जीत रहे हैं, तो इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? हंगामा करने की जरूरत इसलिए है कि आपको मालूम है कि ये आप हार सकते हैं अगर ये सब साथ आ जाते हैं तो अगले चुनाव का जो मीडिया विश्लेषण है वो ये है, और देखेंगे उसके बाद में क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अभी तक जो है, इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और आप, क्योंकि वो मिल गए हैं। देखिए पहले आप जो है वो बीजेपी से नहीं लड़ती थी, कांग्रेस से लड़ती थी, तो कांग्रेस की तरफ 2 अटैक थे, बीजेपी एंड आप। अगर आप कांग्रेस पर अटैक करना बंद कर देता है तो आप समझ सकते हैं कि फिर आपको सिर्फ एक अटैक का सामना करना है। ये क्योंकि मैं प्रधानमंत्री को उसमें था उस समय, और उस समय दोनों अटैक कर रहे थे, तो मुझे मालूम है कि वो कितना ज्यादा एक भीषण अटैक होता है, और उसके क्या जो है राजनीतिक परिणाम आगे चल के हो सकते हैं। जब मैं थोड़ा ये समझाइए कि हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे गए थे अमेरिका, तो मार्क जुकर के यहाँ गए, इंटरव्यू दिया, उसको इतना भाव देते हैं। बिल गेट्स आते हैं तो उनको भाव देते हैं, और अभी सब बता रहे थे उनको भी देते हैं। तो इन लोगों को काहे इतना भाव देते हैं? मोदी जी इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, तो इन सबको, छोटे छोटे लोगों को इतना भाव क्यों देते हैं? ये छोटे लोग नहीं है साहब। प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि ये लोग जो हैं दुनिया के ऊपर जो है वो राज कर रहे हैं। ये 7 बड़ी जो कंपनी हैं जिनके नाम मैं अभी ले रहा था, इन 7 बड़ी कंपनियों का जो मार्केट कैप है वो 13 ट्रिलियन डॉलर है। 13 ट्रिलियन डॉलर का मतलब हो गया हिंदुस्तान का 4 गुना। अमेरिका और चीन के बाद में अगर ये 7 कंपनियां एक साथ काम करना शुरू कर दें तो दुनिया की तीसरी बड़ी, सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हैं, और प्रधानमंत्री जी को ये मालूम है, क्योंकि इन कंपनियों के पास में माल है। नहीं, केवल आर्थिक शक्ति नहीं है पंकज जी, दे कंट्रोल आवर माइंड। हमारा सारा डेटा, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पसंद है, क्या पहनते हैं, आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, पूरा डेटा उनके पास है, और वो हमें मैनिपुलेट कर सकती है कि हम किस ब्रांड का जूता खरीदें, किस पार्टी को वोट दें, वो सब कर सकते हैं। बिल्कुल, तो उसमें ये उनको मालूम है, और प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है। वो बहुत मीडिया सेवी हैं। वो बिल गेट्स को समझा रहे थे कि एआई क्या होता है, और नहीं वो हाँ, तो उनको है, तो उन्हें मालूम है, तो उन्हें मालूम है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट कंपनी है। इसीलिए उनसे जब वहां जाते हैं उनका इंटरव्यू करते हैं, यहाँ आते हैं तो वो उनका इंटरव्यू करते हैं, तो ये चलता है। उन्हें मालूम है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले चुनाव, सिर्फ चुनावों में नहीं, आप अगर लड़ाई देखें तो यूक्रेन की जो लड़ाई है और गजा में जो लड़ाई चल रही है, ये जो है जमीन पर भी हो रही है और सोशल मीडिया पर भी भयंकर हो रही है। यूक्रेन में 2 साल से जो लड़ाई चल रही है, सोशल मीडिया पे भयंकर हो रही है। तो रशियन बॉट्स हैं, यूक्रेनियन बॉट्स हैं, उनके एस्टोनियन बॉट्स हैं, लाटवियन बॉट्स हैं, बेलारूस के बॉट्स हैं। तो ये जो है ये चल रहा है, और आगे वाले दिनों में ये लड़ाइयाँ और ज़्यादा खतरनाक जो हैं वो होती जाएंगी। अब तो न्यूज़ भी रोबोट्स लिख रहे हैं बहुत सारे संस्थाओं में। हाँ, आप देखे जाइए बहुत जल्दी ये छोटे जो काम हैं,
अखबारों में जो लोगों को मिल जाते हैं 30-40 हज़ार रुपए की नौकरी जो लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा गाज इनके ऊपर गिरने वाली है एआई से। क्योंकि सब एडिटर्स की नौकरी तो एकदम से खत्म हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपने रिपोर्टर को बोल दिया, रिपोर्टर ले आएगा और एआई और ज़्यादा काम करेगा, तो आपको कुछ भी नहीं वो तो करना है। आप सीधे सीधे प्रेस रिलीज से उठा के बना देते हैं न्यूज़ वो। प्रेस रिलीज़ तो छोड़िए, अब तो वो कि आप वीडियो आपने खींचा और वीडियो को आपने डाल दिया, तो वो अपने आप न्यूज़ बना देगा, एआई। ट्रांसक्राइब करके। तो जी हाँ, बिल्कुल। तो अब ये है बहुत-बहुत मैं आप काफ़ी लंबी बातचीत हो गई हाँ, रामदत्त जी बहुत, आपसे। लेकिन पता ही नहीं चला समय कैसे गुज़र गया 1 घंटे पंकज भाई। और आपसे मुलाकात ज़्यादा होती नहीं है, अब जब से मैंने वहाँ लखनऊ आना बंद किया है, तो हाँ, मैं भी खैर दिल्ली कम आता हूँ, लेकिन एक हमारे दर्शक का सवाल है, अगर आप उसपे कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए। जल्दी से, ये हाँ। हालाँकि वो अलग से प्रोग्राम करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि बिज़नेस हाउसेस कैसे कंट्रोल करते हैं, बिज़नेसमैन पॉलिटिक्स को कैसे कंट्रोल करते हैं? अभी तो हम लोग मीडिया, मेरे ख़्याल से अलग टॉपिक है, किसी दिन बात करेंगे। बट अगर वो अलग से करेंगे, लेकिन जल्दी से मैं आपको ये बता दूँगा कि ये मिथ है कि बिज़नेस हाउसेस पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। और पॉलिटिक्स कंट्रोल करती है, आपको ध्यान होगा कि इलेक्शन जब हुआ था बिल क्लिंटन वाला और बिल क्लिंटन को हराया था, बिल क्लिंटन ने हराया था जॉर्ज बुश को, तो उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही थी कि इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। तो पॉलिटिक्स जो थी वो इकोनॉमी के ऊपर हावी थी। और हमारे यहाँ भी जो हालात जो ये है कि पॉलिटिक्स जो है, अगर इकोनॉमी जो है वो कंट्रोल कर लेती, तो मनमोहन सिंह की सरकार को कौन हटा सकता था? बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही थी। ये तो पॉलिटिक्स जो है, वो हावी है और जो बिज़नेसमैन हैं, वो पॉलिटिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सिर्फ़ मीडिया हाउसेस खरीद सकते हैं। अब देखिए उन्होंने कोशिश की कंट्रोल करने की, मीडिया हाउसेस खरीद के। अब वो मीडिया हाउसेस वही कह रहे हैं जो खिलवाना चाह रहे हैं। तो हाँ, वो नहीं, आप फिर नहीं पॉलिटिक्स की एक मजबूत है, इसीलिए तो इलेक्टोरल बॉन्ड डंडा मार के लिया ना उन्होंने, वो वही करी, सीबीआई, ईडी सब हाँ, मजबूत बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो नहीं, वो लोगों का कहना है कि ये बिज़नेस के हाथ में है। अमेरिका में भी ये डिबेट चलती रहती है। लंदन में भी ये डिबेट चलती है कि बिज़नेस के हाथ में, बिज़नेस के हाथ में नहीं है। पॉलिटिक्स जो है, वो अपना अलग चलती है, अलग काम करती है। तो बहुत मज़ा आया मुझे तो, और हमारे दर्शक भी कह रहे हैं कि बहुत मज़ा आया। और मैं एक यही रिक्वेस्ट करूँगा दर्शकों से कि हालाँकि ये बड़ा हो गया है, लेकिन इसका लिंक अगर आप अपने फ्रेंड्स को भेजेंगे, तो मुझे जी, लगता बिल्कुल। है कि ऐसी बातचीत होती नहीं है जनरली मीडिया के बारे में तो बिल्कुल नहीं होती है। और पंकज जी ने कोई समय निकाला, मैंने इनसे कहा, हमारे पुराने दोस्त हैं, आए। और मैं समझता हूँ कि फ्रीक्वेंटली थोड़ा बात होती रहनी चाहिए, हम लोग भले छोटी-छोटी करें, 10 मिनट की करें, ज़्यादा बड़ी ना करें। ठीक। मीडिया के तो बारे में आपको कोई बात करनी हो, मुझे बड़ी उससे खुशी होती है। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हाँ, रामदत्त जी और बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत बधाइयाँ आपके इस चैनल के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। और सभी दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए। और नमस्कार। पंकज